Hi guys, good afternoon. Shall we start? Yes. Yes, sir. Okay. तो हम लोग जो है आई थिंक लास्ट में मैंने तुम लोग को बताया था डैम्प्ड ऑसिलेटर और उसमें मैंने तुम्हें 3 केसेस बताए थे, अंडर डैम्पिंग, ओवर डैम्पिंग एंड क्रिटिकल डैम्पिंग. And the condition for that, I mean the deciding factor used to be that you have to compare B square to 4 mk. M is the mass of the block, K is the stiffness of the spring, B is the coefficient in the drag force. The drag force is a force that is proportional to the speed of the particle of the oscillator. Okay, so B is the damping sort of coefficient, and if B square is greater than 4 mk, then you have the overdamped case, which basically asymptotically approaches mean position without oscillating, but it's a slow approach. At exactly B square equals to 4 mk, you have also an approach to mean position without oscillation, but that's a faster approach. That's called critical damping. And B square less than 4 mk is called underdamped, and that's the only case where there is oscillation. And the amplitude decays exponentially, right? और उसमें इक्वालिटी फैक्टर होता है जो बताता है कि एम्पलीट्यूड किस रैपिडिटी से, एनर्जी किस रैपिडिटी से डीके हो रहा है. नाउ तो इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे आई थिंक एसएचएम के बुकलेट में रहेंगे लास्ट में एक्सरसाइज के, मे बी लास्ट फ्यू कपल ऑफ क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस, और एचसीवी में भी लास्ट फ्यू क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू दिस टॉपिक, सो यू कैन डू देम, practice them. The other thing from SHM, the other topic is the damped, the driven oscillation. So damped and driven, meaning to say पिछला वाला जो oscillation था वो अनड्रिवन था, बट उसमें डैम्पिंग था. तो तुम स्टार्ट कर देते हो उसको, लेकिन फिर उसके बाद कुछ नहीं करते हो, और उसके बाद जो उसको खुद से होता है वो होता है. तो अगर अगर डैम्पिंग ज़्यादा है कम है, उस सब पे डिसाइड होता है कि कैसा ऑसिलेट करेगा वो. ड्रिवन ऑसिलेशन जो है is where you also have a driving force, a force that itself is driving the oscillation in the presence of damping, right? तो इस केस में एक तो चीज ये होती है कि ऑसिलेशन परमानेंटली चल सकती है. अगर अनड्रिवन ऑसिलेशन है, अगर कोई इसको ड्राइव नहीं कर रहा है, तुमने उसको चालू करके छोड़ दिया है और डैम्पिंग है, तो इवेंचुअली इट विल रन आउट ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ द डैम्पिंग, बिकॉज देयर इज डिसिपेशन, एंड सो इट विल लूज एनर्जी एंड इवेंचुअली कम टू रेस्ट, वेदर विदाउट ऑसिलेटिंग और आफ्टर ऑसिलेटिंग अ फ्यू टाइम्स, इट विल इवेंचुअली end up having no energy, right? So oscillation ends. With a driver, you can have an oscillation that goes on indefinitely. अब ड्राइविंग फोर्स अलग अलग टाइप का हो सकता है, लेकिन हम जो है साइनोसॉइडल ड्राइविंग फोर्स स्टडी करते हैं. तो हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है? इक्वेशन तो यही है कि let's say that you have first of all the spring force minus kx, then you have the damping minus bb, and you have an additional driving force, let's say f naught sine ओमेगा टी, राइट? तो एक ड्राइविंग फोर्स है जो खुद अपना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड साइनोसॉइडली चेंज करता रहता है, राइट? यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दिस बॉडी which is itself changing in magnitude and direction, also simple harmonically. So that is being represented by this function. All right, and keep in mind this omega is the omega of the driver, not the omega of the oscillation. The omega of the oscillation, I mean in this case you will find that the oscillation will also go at this omega, driver omega पे ही चलेगा वो, लेकिन एक उसकी नेचुरल ओमेगा है, इफ यू रिमेंबर, जिसको हम ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कि अगर ना डैम्पिंग है ना ड्राइविंग है, जिस फ्रीक्वेंसी पे वो ऑसिलेट करता है, व्हिच इज कॉल्ड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी. दिस इज अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, दिस इज द फ्रीक्वेंसी एट व्हिच द ड्राइवर स्विचेस, राइट? कि तुम्हारा जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है उस पे एडिशनली एक ft लगता है, ये वो ft है, which is a simple harmonic function. कभी ये इसको इधर धक्का मारता है, कभी इधर धक्का मारता है, and all of this equals to ma, Newton's second law for the object. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को m से डिवाइड कर देते हैं और ये सब इधर ले लेते हैं. तो हमारा लेफ्ट साइड पे मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, मेरे पास बन जाता है d2x by dt square, which is this term. Then I have the b by m term,
in front of dx by dt, which if you remember from the last time, I wrote in this form, which just makes it more convenient, as 2 gamma omega naught dx by dt. The value of this is simply b by m. ये जो गामा है ये तुमको पता होगा, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था. दिस गामा इज बेसिकली b by अंडर रूट गामा. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लास्ट टाइम वाला ये गामा है. गामा इज b by 2 अंडर रूट m के. यही वो गामा है जिसकी वैल्यू को तुम 1 से कंपेयर करते थे to decide whether the damping is under, over or critical. So comparing this to 1 or comparing b square to 4mk is one and the same thing, right? ये तो ये वाला टर्म हो गया. फिर तुम्हारा k by m वाला टर्म है, which is simply omega naught square x, and then you have this on the left hand side, f naught by m sin omega t. So that's your differential equation for a damped driven oscillator. ठीक है. तो अब इसका सोल्यूशन क्या होता है? अगेन वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू हाउ टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. आई विल जस्ट सिंपली टेल यू व्हाट द सोल्यूशन इज एंड देन वी विल सी व्हाट इट मींस. ठीक है. तो जो इसका सोल्यूशन आता है, द ओनली थिंग यू नीड टू नो इज द सोल्यूशन. Solution of course is some motion xt. What is that motion? It is xt is f naught by m omega z. I will tell you what z is. M and omega are already known to you, mass of the particle and omega of the driver. F naught is the amplitude of the driver and you have a sinusoidal motion. तो SHM ही हो रहा है और ये वही फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है जो ड्राइवर फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये ड्राइवर के साथ फेज डिफरेंस पे हो सकता है. इट इज यूजुअली with a phase lag, right? Please note that the motion is at the same omega as the driver eventually. ये by the way इसका steady state solution है. Let me say this, not that you need to get into that much detail, but इसमें शुरू में जो है transient motion भी होता है. I mean for a little bit in the beginning there are some motions which are difficult to write as an equation. Then the system settles down. ट्रांजिएंट मोशन शुरू में कैसा होगा वो डिपेंड करेगा कि ड्राइवर कब से चालू हुआ. तो ड्राइवर रिलेटिव टू पार्टिकल के साथ कैसे बैठा इन द बिगिनिंग एट t इक्वल टू 0, कि क्या तब पार्टिकल मीन पोजीशन पे था और राइट जा रहा था जब ड्राइवर ने अपना राइट में मैक्स लगाना चालू किया, या वो राइट जा रहा था और ड्राइवर ने लेफ्ट लगाना चालू किया. तो उस सब पे डिपेंड करता है कि शुरू में क्या होगा. शुरू का मोशन थोड़ा सा हार्ड टू डिस्क्राइब है. इट्स कॉल्ड ट्रांजिएंट मोशन. But the transient motion eventually dies down fairly quickly, and then you are left with a steady state motion, which is this, which is another simple harmonic motion whose amplitude is this and omega is the same as the driver omega, and then there is a phase difference with the driver. ठीक है. तो अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये z क्या है और phi की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं. तो मैं लिख देता हूं कि भाई z क्या है. z जो है इसको बोलते हैं इम्पीडेंस और इसकी वैल्यू होती है, you will see these kind of things later again. In fact, you will see an exactly same differential equation when you study AC circuits. सर चल रहा है अभी AC circuits ही चल रहा है. यस. तो AC सीरीज सर्किट अगर तुम ग्रेट, तो अगर तुम AC सीरीज सर्किट देखोगे जिसमें RLC लगा हुआ है, तो वो यही इक्वेशन है, वो यही डिफरेंशियल इक्वेशन है. I'll tell you why. I don't know if you were told this, but what happens is that many electrical quantities have mechanical counterparts. They behave exactly analogously. So you can keep this in mind and it can be helpful in many problems. I'll write this value in a second, but let me just tell you what that analogy is. And that sometimes is helpful when you're solving an electrical problem because you can think of it in a mechanical sense. बेसिकली क्या है कि कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं और कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं और वो एक दूसरे के कंप्लीट एनालॉग हैं. तो स्टार्टिंग विद सेइंग दैट पोजीशन इज बेसिकली एनालॉगस टू चार्ज, लीविंग असाइड द फैक्ट दैट हाउ इज इट दैट इट इज द सेम एज चार्ज, वो छोड़ दो, मैथमेटिकली बिहेव्स द सेम एज. सो देन वेलोसिटी
which is the time derivative of position, is analogous to current, which is the time derivative of charge. Then inductance जो होता है is the same thing as mass. Inductance is, one could say that inductance is electromagnetic inertia. In a way, you know what the inductor does. It basically resists a change in current. If you try to change the current through an inductor abruptly, the inductor will generate a reverse EMF to basically try to fail your plans. Whatever you try to do to the current, the inductor will oppose that. It's the same kind of relationship that mass, which is mechanical inertia, has with velocity. If you try to do anything to velocity, the mass is what gets in the way. Mass जो है वो velocity में change को prevent करने की कोशिश करता है, which is what we basically label as conservation of momentum, right? कि mv जो quantity है वो अपना value change करने को resist करता है. तो mass is the thing that resists a change in velocity, just as inductance is something which resists a change in current. इनफैक्ट तुम इनका और क्लोज एनालॉजी देख सकते हो. एक सेंस में वन कुड इवन से दैट जस्ट एज mv इज मैकेनिकल मोमेंटम, li इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंटम. एंड इन अ वे, और li तुम्हें पता है बाय द वे, phi होता है, राइट? फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स. सो द मैग्नेटिक फ्लक्स इज काइंड ऑफ लाइक मोमेंटम. जैसे मोमेंटम का चेंज जो है वो is resisted. Similarly, flux का change is also resisted. And in fact, इनका दोनों का derivative का आपस में भी relationship है. I'll come to that in 1 second. Let me write it here only. ये momentum है, इसको तुम P बोलते हो. और momentum का rate of change का नाम force रखा गया है. और flux का rate of change, ठीक है, with a minus sign, को EMF बोला गया है. तो in that sense, EMF and force are also analogous. EMF is the thing which is the time derivative of flux, and force is the thing which is the time derivative of momentum. And flux and momentum are similar quantities. ठीक है? एनर्जी में भी तुम देख सकते हो. हाउ डू यू राइट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल? हाफ mv स्क्वायर. अगर m की जगह तुम l डाल दो और v की जगह तुम I डाल दो तो तुम्हें पता है ये मैग्नेटिक एनर्जी होता है. एनर्जी में भी एनालॉगस है. So kinetic energy is basically like magnetic energy. अच्छा, the other thing is spring का जो stiffness K होता है, it is the counterpart to 1 by capacitance. A capacitor is basically like a spring. Just as a spring, to deform a spring of K, you need to apply an F, where F is given by the product of this and this. In a way, you could say to deform a capacitor, I mean, it's not deformation, but it's like electrical deformation. You need to apply an E, which is the product of these two, Q by C. Of course, that's the definition, right? You need to apply potential difference across the capacitor whose magnitude is Q by C. Just as to deform a spring by X, you need to apply a force, which is the product of K and X. The only thing is capacitance और K जो है उनमें आपस में inverse relationship है, which is just, that's how you could say a historical accident, because कैपेसिटेंस डिफाइंड ही ऐसे है कि ज्यादा चार्ज आ जाएगा उस पे फॉर द सेम ई तो वो ज्यादा कैपेसिटेंस कहा जाएगा. तो एक तरीके से कैपेसिटेंस का के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है तो स्प्रिंग ही, कैपेसिटर स्प्रिंग ही है एक तरीके से, लेकिन उसका जो वैल्यू में रिलेशनशिप है वो इनवर्स है कि ज्यादा कैपेसिटेंस मतलब अ लूज स्प्रिंग. जस्ट एज अ लार्जर कैपेसिटेंस requires a much smaller voltage to charge with some given charge, a loose spring will require a much smaller force to deform by a given X. So a larger capacitance corresponds to a loose spring,
and a smaller capacitance corresponds to a stiff spring. छोटे कैपेसिटर को एक क्यू चार्ज तक पहुंचाने के लिए ज्यादा वोल्टेज लगाना पड़ता है, जस्ट एज स्टिफ स्प्रिंग को एक गिवन एक्स तक पहुंचाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो ये क्वांटिटीज जो हैं आपस में रिलेटेड हैं, इनके रिलेशनशिप्स भी आपस में रिलेटेड हैं। तो जब तुम एक आरएलसी सीरीज सर्किट लेते हो, अच्छा आर जो होता है बाय द वे, आर रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, अब रेजिस्टेंस इज बेसिकली उसका मैकेनिकल काउंटर पार्ट जो है वो होता है एक वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स। ठीक है, वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स। व्हाई इज दैट? बिकॉज इफ यू थिंक ऑफ आर एज आई बाई ई, ओम्स लॉ, राइट, E equals to IR, वैसे ही F equals to V into something, so that something will be V by F. You all agree? Right? So R is basically like what we are saying पीछे की तरफ 1 by B. ठीक है, और B rather, not 1 by B, B जो हमारा डैम्पिंग कोएफिशिएंट है। ठीक है, और अब तुम देख सकते हो अगर तुम्हारे पास एक सीरीज आर एल सी सर्किट है विच इज ड्रिवन बाय अ साइनोसॉइडल सोर्स, एसी सोर्स, मान लो V नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसकी जो केवीएल की इक्वेशन बनेगी, तो तुम केवीएल की इक्वेशन लिखोगे, मान लो इसमें आई करंट है, तो व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग केवीएल you will say V naught sin omega t minus IR minus L di by dt minus Q by C equals to 0. ठीक है, और since I is equals to dq by dt, you can rewrite this as V naught sin omega t equals to I को मैंने लिख दिया, R को मैंने लिख दिया dq by dt, ये हो गया L d2q by dt स्क्वायर, और ये हो गया Q by C equals to 0. पूरी इक्वेशन को अगर R से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो ये Q में वही डिफरेंशियल इक्वेशन बना हुआ है जो पीछे X में ये बना हुआ है। There is the second derivative of X, there is the first derivative of X with a few constants, there is X itself with a constant, and then there is a sinusoidal thing. There is the second derivative of Q. I mean actually मेरे को L से डिवाइड करना चाहिए था second derivative को isolate करने के लिए। P naught by L, R by L, nothing, Q by CL. तो ये वही इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो पीछे बना हुआ है। तो ऑब्वियसली क्योंकि मैथमेटिकली आइडेंटिकल इक्वेशन है तो सोल्यूशन भी आइडेंटिकल होगा। द ओनली थिंग इज पीछे वो सोल्यूशन xt है, यहाँ पे वो qt है, और तुम बिल्कुल वही सोल्यूशन को अगर चिपका दोगे यहाँ पे तो इस इक्वेशन इस प्रॉब्लम का मतलब f नॉट की जगह तुम क्या डालोगे, उधर से v नॉट, m की जगह क्या डालोगे, l, ओमेगा की जगह ओमेगा, z की जगह व्हाटएवर दिस बॉइल्स डाउन टू, and once you put all of that there you will have an exact solution of this equation, except that it will be describing the variation of charge as a function of time instead of position as a function of time. So this system, a series RLC circuit driven by a sinusoidal source, is exactly the same system mathematically speaking as a damped driven oscillator with a sinusoidal driver, right? They have exactly the same equation, they have exactly the same solution, you just need to switch symbols according to this table. ठीक है, in any case, coming back to our situation, जो z है उसकी वैल्यू होती है 2 गामा ओमेगा नॉट होल स्क्वायर, बेसिकली ये पूरा उठा के स्क्वायर कर दो, और प्लस जो है यहाँ पे आएगा ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर।
और जो phi है phase, उसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स ऑफ फिर से 2 गामा ओमेगा नॉट तो आएगा ही, ओमेगा भी आएगा, और फिर नीचे जो है यही टर्म आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि ये मेन टॉपिक है तो all you need to remember in a sense is that the solution of a damped driven oscillation is itself a simple harmonic motion, except that its frequency is the same as the frequency of the driver. It has a phase lag with respect to the driver. It is not necessarily in phase with the driver. मतलब ऐसा necessary नहीं है कि ड्राइवर राइट को पुश कर रहा है तो डब्बा राइट ही जा रहा है. There can be a phase difference between which way the force is pushing and which way the box is going, because the box is not only experiencing the force Ft but also the spring and the damping. So the combination of all three forces determines which way the box is going currently, and this phase is given by this, and the amplitude of the motion, this is your resulting motion, and this whole thing is the amplitude. This Z is called impedance, and I guess you can see why it's called impedance, because it plays the same role. इनफैक्ट अगर तुम ये सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पे स्विच कर दोगे टू देयर इलेक्ट्रिकल काउंटर पार्ट, तो ये इस सर्किट का इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस हो जाएगा, विच प्रॉब्ली हैज ऑलरेडी बीन टोल्ड टू यू. इट्स अ काइंड ऑफ अ क्यूमुलेटिव रेजिस्टेंस टू द ईएमएफ, right? So over here the Z is basically a kind of a cumulative physical resistance to the driver, right? If you just put all of those properties here, they're analogs, electrical analogs पीछे से, तो exactly electrical impedance बन जाएगा इस सर्किट का. ठीक है, तो this is it. इसमें कोई और चीज की जरूरत नहीं है. Sir, here also we can use all those complex notations, right? You can use all the complex notations, although for this particular topic you don't really need to do it. I mean, the amount of emphasis that is there, because you do the same thing over there in much more detail. AC circuits is first of all an advanced chapter, so there is more sort of depth there, or you deal with more cases, or rather you are expected to understand it more deeply. And this topic, even though it is exactly the same mathematical system, you are only supposed to know superficially, so you won't really get too many variations here. For example, first of all, the way I have set it up is the most natural way. I can set it up in different ways also. I can have two springs driving with three or drivers and one damping or whatever, which will have its counterpart circuit also. I mean, this circuit is the counterpart of that system. But of course, circuits can look like any other form, right? You can have an R in parallel with an LC, or you can have an R and L in one branch and an L and C in another branch. And every kind of a circuit that you can make has an equivalent mechanical system. Usually it's harder to take a circuit and think of what equivalent mechanical system describes it, to set it up in that way. Usually it's much easier the other way around, to take a mechanical system and convert it to an electrical system. But generally speaking, while you might get some variety of electrical circuits in this topic, maybe there will be sometimes they will change. वैसे टेक्निकली एडवांस्ड के सिलेबस में तुम्हारा ये सर्किट भी केवल सीरीज आरएलसी सर्किट ही है. इवन दो हो सकता है तुम्हारे बुकलेट में या तुम्हारी किसी एमटी में वो तुम्हें पैरेलल में भी दे दें. प्रॉब्ली तुमको कॉम्प्लेक्स नोटेशन से पढ़ाया होगा कि अगर ऐसा भी दिया हुआ है तो भी तुम सॉल्व कर सकते हो, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है. यू जस्ट हैव टू राइट केवीएल and use your understanding of how to add currents and all along with their phases. But technically all of this is not in your syllabus, even in this topic. All you are supposed to know in this topic is a series RLC circuit, which is this. In this topic, you're not even expected to know, I mean, over here you'll still see some problems which differ from this circuit, and you can still meaningfully solve them. Over here you are supposed to know only this particular system, which is just a spring, a block, a damping force, and a driving force. So while of course, if you had a more complicated system, because you have to understand, this describes some real system, right? Maybe the suspension of a bike which is driven by some electrical current. I mean, आजकल बड़े हाई-फाई गाड़ियां आते हैं जिनके suspensions जो हैं वो are not purely mechanical. They are sort of electromechanical, driven by the car computer, which senses the terrain of the road and then adjusts and all. Audi में आजकल होता है. So those kind of suspension systems which are damped by the lubricant or damped by the air, but also driven by some electrical current from the
car, computer are an example of this. And those systems can be far more complicated looking than simply just a spring, a block, and I mean, in principle, they are essentially a spring, a block, a damping, and a driving. But in actual detail, they might be quite complicated. There might be multiple springs attached in various configurations, multiple moving objects might be there, the driving force might be doing this to one thing, that to other thing. And when those people actually do it, होता क्या है, इसका एक इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट ये बताता हूँ. अब तो क्योंकि कंप्यूटर्स हैं तो एवरीथिंग कैन बी सिमुलेटेड, राइट? यू कैन टेक अ मैकेनिकल सिस्टम एंड देयर इज एनफ एडवांस सॉफ्टवेयर दैट विल टेक योर डिजाइन and simulate it, right? I mean, without you having to first make a car and put it on a road and then find out that you screwed up, you can actually just simulate it and see where you screwed up, so that you can fine tune that parameter and have a car that has a nice suspension. But before computers, before simulation was such a big deal, or even when before, I mean, even though there were computers, they were sort of rare and only a few sort of institutions had them, and they were expensive and they were not very advanced in terms of software. The way these people designed mechanical systems is by exploiting this analogy. So if they were planning to make a machine which had a lot of moving parts and a lot of suspension and a lot of damping and some driving, maybe a car suspension, maybe a truck suspension, maybe whatever, and you have no computer, you can't simulate it, then short of actually making the thing and putting it on the road, which is of course expensive, and then you find out that there is some problem, they would convert it into an equivalent electrical circuit. It's much cheaper and much more convenient to take simply a small table and just simulate. I mean, you're simulating, you're not simulating on a computer, but you're simulating physically, but it's still a simulation because not the actual car, but you're representing the car by an electrical circuit, where the resistance represents the air drag and the inductance represents the mass of the car and the capacitance represents the stiffness of the suspension, and the driver represents whatever you're going to do to it. And then by fine-tuning this circuit and then measuring its outputs, they were able to then understand how their design was good or not good, or what they could do to make it better. So the electrical system, the equivalence with the electrical system, used to provide a way to simulate mechanical systems before like you could do it on computers cheaply and easily. ठीक है? But of course, mathematics वही होती थी, complex notation. All those engineers used to and still do complex notation for this system also, for the electrical system also. That's the standard way of doing all of these harmonic oscillating systems, whether they are electrical circuits, whether they are mechanical systems. The standard mathematics is the complex notation. And I'll tell you why complex notation is a standard mathematics. And in fact, हम लोगों ने waves पढ़ा है. If you remember, हम लोग waves पढ़ते थे, तो waves में भी I might have mentioned it, I don't know. वेव्स को भी करने के लिए जो लोग वेव्स से रिलेटेड जो इंजीनियरिंग, वेव इंजीनियरिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल एंटेना इंजीनियर्स या ट्रांसमिशन इंजीनियर्स या पीपल हु डिसाइड what frequency, what bandwidth, how the antenna must shape or whatever, also use complex notation. The standard mathematical toolkit over there is also complex notation across these different looking topics. AC circuits with like all of these things, antenna, I mean wave transmissions for either acoustics, I mean headphone designer, maybe some headphone, हो सकता है अगर तुमने कभी हेडफोन खरीदा हो, maybe if you have bought a slightly expensive headphone, तो तुमने हो सकता है रिसर्च किया, उसके बारे में पता किया, you might have come across the term impedance over there as well, कि इसका impedance इतना है, उसका impedance इतना है, उसको ड्राइव करने के लिए हमें एक DAC चाहिए और एम्पलीफायर चाहिए and all kinds of things. So very different looking fields, headphone acoustics, antenna, wave antenna transmissions, electrical AC systems, mechanical oscillators, all of these use complex notation as their standard mathematics, for the reason that complex notation is basically a two-dimensional mathematics. Complex number जो है, unlike a real number, which in a sense a real number is like a scalar and a complex number is like a vector, right? A real number simply has a value. A complex number has a value and a phase, right? You represent complex numbers on, you can't put complex numbers on a line, right? To represent a complex number, you need a two-dimensional plane. So fundamentally, a complex number is a two-dimensional entity. So since it's a two-dimensional entity, meaning it carries two pieces of information at once, it is basically the de facto toolkit for any domain of analysis where something needs to carry two different pieces of information for completely describing it.
And that's the reason why, for example, in waves, to describe a wave, you can't just simply tell me its amplitude. You have to also tell me the phase. I mean, अगर मुझे ये पता करना है कि अभी मेरी लोकेशन पे क्या इफेक्ट हो रहा है, तो मेरे को दो चीजें पता होनी चाहिए, वेव कितना ऊंचा है और अभी उसका क्या आया हुआ है यहाँ पे. I mean, without both of those informations, I can't really tell what is happening right now at my location. तो waves को fundamentally describe करने के लिए two dimensional mathematics चाहिए, correct? Similarly, oscillations को describe करने के लिए two dimensional mathematics चाहिए, क्योंकि इसमें भी एक amplitude है और एक phase है. इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो पीछे हम पढ़ रहे थे, ये इसके साथ भी वही है, जो भी करंट है इसमें वो एक तो उनका मैग्नीट्यूड है और एक उनका फेज है, बिकॉज मल्टीपल चीजें हैं और सब आपस में एक दूसरे से फेज में भी डिफर करते हैं, क्योंकि तुम्हारा वोल्टेज ऐसे हो सकता है, तुम्हारा करंट ऐसे हो सकता है. सो नॉट ओनली डू यू नीड टू टेल मी हाउ हाई, you need to also tell me how much of an offset, otherwise there's no use, right? So all of these different areas of physics where the fundamental thing that is being described is essentially a two-dimensional entity, needs two things to for complete specification, exploit this nature of complex numbers. Complex mathematics is a tool and physics basically is applied mathematics, so it picks up the mathematics that is the most useful. हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग लिमिटेड तरीके से पढ़ते हैं, तुम लोगों को हो सकता है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर बता दिया गया होगा, लेकिन मोस्टली तुम देखोगे कि जो प्रॉब्लम्स तुम्हारे सामने आएंगे उनमें कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी काइंड ऑफ ओवरकिल. I mean, generally useful, but not, you won't see, you might feel like it's too much of technology for too little of a use, which is correct because you're looking at rather simple problems. If you go आगे जाके अगर तुम मान लो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ते हो या कंप्यूटर साइंस पढ़ते हो, any of these three, you are basically going to study a lot of circuits and a lot of very complex looking circuits, and then you'll really find out the true power of the complex notation, because instead of having to draw the circuit and say I1 current goes here, I2 current goes here, then उसका फेजर इधर है, then उसके रिलेटिव उसका फेजर इधर है, अब ये पूरा स्ट्रक्चर का मेन करंट के फेजर इधर है, how much of that can you deal with, right? So over there it becomes absurdly complicated to do things with drawings, making a phasor, then some other phasor, then some other phasor, then if it has more than a few branches, then this is just too much. But algebra, complex algebra, is just straightforward. You just keep assigning symbols and keep adding and multiplying, and the phases keep adding in the exponents, and ultimately you have your outcome. Last में complex number आ जाता है, which has a modulus and a phase, and that's your answer. That is the current, or that is the voltage, or that is whatever you are measuring. ठीक है? तो anyway, लंबा मैंने कहानी सुना दिया of sort of the reason why complex numbers are used here, but point ये था कि तुम्हें इस टॉपिक के लिए केवल बस ये पता होना चाहिए for this topic, even though it's the same topic as the electrical system. Over here, for this particular topic, you just need to know that this damped driven oscillation has this solution, which has this amplitude. Keep in mind this important fact that its motion, the SHM, the resulting motion, is at the same frequency as the frequency of the driver. The driver basically takes over the oscillator and just forces it to go at its own frequency. But it is not able to make it go with it all the time. They have to sort of come to some compromise, which is the phase difference. ठीक है, तो one more thing I have to tell you about this amplitude, and then one more thing I have to tell you about the phase. And I'll actually tell you by showing that simulation. If you remember, when तुम लोग last time एक simulation दिखाया था undriven oscillator का, तो मैं इसका भी दिखा देता हूँ. But quickly, let me just tell you what happens to the amplitude as a function of the frequency of the driver. If you plot this amplitude as a function of driver frequency, ठीक है, ये amplitude है, amplitude जो है ये तुम्हारा आ रहा है f0 बाय नीचे है m, और ओमेगा देखो कैंसिल हो जाएगा, मैं पूरा z यहां डाल दे रहा हूं जस्ट टू शो यू व्हाट आई मीन. ठीक है, ये पूरा z मैं यहां डाल दूंगा, तो इस z में मैं नीचे एलसीएम ले लेता हूं, तो यहाँ पे 2 गामा ओमेगा नॉट ओमेगा हो जाएगा स्क्वायर, और ये ओमेगा इस ओमेगा से कैंसिल हो जाएगा. सो आई एम गोइंग टू बी लेफ्ट विद, रादर लेट मी राइट इट एज f0 बाय m ऊपर, और नीचे बस मैं पूरा ये लिख देता हूं 2 गामा ओमेगा नॉट ओमेगा होल स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर. ठीक है,
and it's easy to remember these two together because this is simply the ratio of this by this. Like if you look at this now, तो phi जो है वो simply इसके नीचे के a square plus b square लिखा है, तो tan inverse a by b लिखा हुआ है. ठीक है, तो अब ये जो एम्पलीट्यूड है ये तुम देख सकते हो, इट्स अ फंक्शन ऑफ ओमेगा. ओमेगा मतलब ड्राइवर ओमेगा, यानी अगर तुम ड्राइवर का ओमेगा चेंज करो, ड्राइवर जो है उसका ओमेगा तुम चेंज करो, उसका ओमेगा पे तुम्हें कंट्रोल हो, तो इस एम्पलीट्यूड के साथ क्या होता है वो मैं एक प्लॉट के थ्रू तुमको दिखाता हूँ, फिर हम सिमुलेशन में भी देख लेंगे. इट टर्न्स आउट that for I mean, and damping, I can vary the damping, less I can have more damping or less damping. If I have less damping, I will make it like this. It will basically look like this, basically look like this, basically look like this, and eventually also look like this. ठीक है, और ये जो जगह है जहाँ पे हर बार पीक आ रहा है, सपोजिट पीक, ये वो ये तो नीचे ओमेगा, ये कंडीशन वो है जहाँ पे ओमेगा जो है ओमेगा नॉट से मैच हो गया. ये प्लॉट किसका किसका है, ये एम्पलीट्यूड और ड्राइवर ओमेगा का प्लॉट है. तो व्हाट यू आर फाइंडिंग इज दैट इफ द ड्राइवर ओमेगा, और ये जो मल्टीपल प्लॉट्स मैंने बनाए हैं ये बेसिकली डैम्पिंग के उसमें है कि जब कम डैम्पिंग होगी तो ऊपर वाला होगा, डॉटेड जो है वो नो डैम्पिंग वाला सिचुएशन है, डॉटेड वाला, तो तब तुम देख रहे हो इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड चला जाएगा. और फिर जो है ये लो डैम्पिंग है, और फिर ये जो है हाई डैम्पिंग है. मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू फाइंड इज दैट इफ द डैम्पिंग इज हाई द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल, मेक सेंस, and if you make the damping less you get more and more amplitude. That's the first trend here. But also you see another trend this way, which is that for any given amount of damping, let's say you have picked low damping, ठीक है, तुमने damping fix कर दिया, अब एक ही ग्राफ पे फोकस करो, तो उसमें भी ड्राइवर ओमेगा अब तुम अगर चेंज करते हो तो you get the best possible amplitude when the driver omega matches the natural frequency of the system. Otherwise you don't get such a large amplitude, but at the point where the driver omega matches the, because you can see that कि डिनोमिनेटर की मैक्स वैल्यू कब आएगी, ये तो जीरो हो नहीं सकता, none of these things are zero. This can become zero, it cannot even become negative because you have a square. So the maximum value of the whole thing is when there is a minimum value of the denominator which can occur when you have zero here, और जीरो का मतलब है ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट. ये जो कंडीशन है इसको बोलते हैं रेजोनेंस. When the driver frequency matches the natural frequency of the system, which thereby maximizes the amplitude, is called resonance. तो हम कहते हैं कि ड्राइवर इज इन रेजोनेंस विद द सिस्टम और द सिस्टम ओवरऑल हैज अचीव्ड रेजोनेंस. अब ऑफ कोर्स कितना एम्पलीट्यूड मिलेगा वो तो डैम्पिंग पे भी डिपेंड करता है, लेकिन फॉर एनी गिवन अमाउंट ऑफ डैम्पिंग यू गेट रेजोनेंस व्हेन यू मैच द ड्राइवर फ्रीक्वेंसी टू द सिस्टम नेचुरल फ्रीक्वेंसी. अभी जो रेजोनेंस की कंडीशन है इसके बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं. इट इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंडीशन इन ऑल ऑफ दीज सर्किट्स और सिस्टम्स वेयर इट इज यूटिलाइज्ड बाय अस फॉर अ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस. फॉर एग्जांपल अच्छा तुम लोगों ने आरएलसी सर्किट तो पढ़ ही लिया, तो तुम लोग ये समझ ही जाओगे कि ब्रॉडली अगर मैं बोलूंगा तो जो रेडियो रिसेप्शन होता है या कोई भी रिसेप्शन होता है, टीवी का रिसेप्शन है, तुम्हारे फोन का रिसेप्शन है, किसी का भी रिसेप्शन है, which is basically the foundation of modern communication, right? There are waves all over the place, and the system, whether it's your phone or your walkie-talkie or your smartwatch or your
I mean, whatever it is basically receiving something as a wave. Bluetooth is a wave, radio is a wave, microwaves are wave, Wi-Fi is over wave, everything is over wave. So all of that works because the receiving system knows which particular thing to take and what not to take, right? आवाज आ रही तुम लोगों को? Yes. मेरा power cut हो गया. So all of these systems basically depend on being able to receive the correct thing. So how does, for example, the radio tune onto something? Let's say you tune your radio to 101.3 FM. तो वो 101.3 FM ही क्यों सुनाएगा तुमको? 98.3 मेगाहर्ट्ज क्यों नहीं सुनाएगा? क्या ऐसा हो जाएगा? क्योंकि वो वहां पर तो सारे वेव्स हैं, उसी समय उसी टाइम पे वहां पे 98.3 स्टेशन का भी वेव है, बिकॉज यू कैन एट एनी टाइम चूज टू लिसन टू 98.3. So the waves for every radio station are there at the same place at the same time. By turning a knob, you choose to pick one wave over the other. So there must be some internal circuit which is selective when it comes to the wavelength. It is able to pick some wavelength and not pick the other wavelengths, right? These are called filtering circuits, and you can have a short wave filtering circuit or a long wave filtering circuit or high pass circuit or low pass circuit. All of that is a lot of detail, but to say it very quickly and broadly, what happens when you tune the radio to a particular thing is that the the radio is also like a series RLC circuit in a sense. I mean, it's a combination of many inductances, many capacitances, and many resistances. And that whole circuit has a natural frequency because, right, this circuit also has a natural frequency. This oscillatory circuit also has a natural frequency. In this case, it's under root K by M. For an LC circuit, it is under root inverse of under root LC. है ना, वो उसका natural frequency है. तुम देखो यहाँ पर जो मेरा इलेक्ट्रिकल सर्किट का एनालॉगस इक्वेशन क्रिएट हुआ था, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट नेचुरल फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर है, तो इधर में चार्ज का कोएफिशिएंट होना चाहिए. चार्ज का कोएफिशिएंट क्या है? 1/LC. यू नो व्हाट दैट इज, राइट? LC ऑसिलेशन तुम पढ़ चुके होगे. तो इस सर्किट का नेचुरल फ्रीक्वेंसी 1/√LC है. तो यानी हर सर्किट का एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है. और अब जो ड्राइवर है, इन द केस ऑफ फॉर एग्जांपल रेडियो वेव्स, द रेडियो वेव इटसेल्फ इज द ड्राइवर, क्योंकि वो रेडियो वेव भी साइनसॉइडल है और वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो इस सर्किट को, अब ये जाने दो कि डिटेक्ट कैसे होता है और एंटेना कैसे काम करता है, बट sort of cutting that part out, the radio wave is the driver. It is an oscillating f0 sin omega t or v0 sin omega t, and the circuit is the receiver. तो बेसिकली ये जो सर्किट बनी हुई है, इसमें ये पार्ट रेडियो है, और ये जो EMF अप्लाई हो रही है, ये कोई is not being applied by some battery, by some EMF, but by the wave that is arising. ठीक है, तो वो वाला पार्ट हम जाने देते हैं, लेकिन बेसिकली द वेव causes the circuit to have this oscillating EMF, have this driving EMF, and the circuit has its natural frequency. When you turn that knob, you basically change L और C. ठीक है, या तो कैपेसिटर प्लेट्स पास आते हैं, दूर जाते हैं तुम्हारा ये करने से, या इंडक्टेंस के अंदर जो कोर है उसकी वो थोड़ी अंदर या बाहर आती है, या कैपेसिटर में से डाइलेक्ट्रिक अंदर बाहर आता है. बेसिकली व्हेन यू टर्न द नॉब, you change the values of, usually you don't change the value of R, usually you change the value of capacitance or inductance, right? And by changing them, obviously क्योंकि fundamental frequency L और C से controlled है, तो तुम इसकी frequency change करते हो, और जो तुम इसकी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और जब सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी तुम अराइविंग वेव जो तुम्हें चाहिए, तुम 101.3 पकड़ना चाहते हो, तो जब तुम सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी को 101.3 कर देते हो, तो वेव्स तो सारे ही आ रहे हैं, ड्राइव तो सारे ही कर रहे हैं, लेकिन जिससे इसका रेजोनेंस हो गया है वही इसमें अपने सिग्नल को मैक्सिमाइज कर पाता है.
यानी ये जो रिस्पॉन्स होता है ये उस वेव के कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करती है. सो बाय टर्निंग द नॉब यू चेंज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, मैचिंग इट टू द डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव दैट यू वांट टू लिसन टू. So this is the cornerstone, this idea of resonance. When you match the circuit natural frequency to the driver frequency, you get a large amplitude, is the cornerstone of basically reception, wave reception, right? Which is basically literally everything. But it also has some negative consequences. To give you another example, a famous accident of a bridge somewhere in the US, which is a suspension bridge. Which is a suspension bridge and basically वो steel cable से लटका हुआ है और obviously वो भी एक oscillatory system है. It is a damped driven oscillator in a sense क्योंकि damped तो है ही वो, हर real system damped होता है और driven इसलिए क्योंकि हवा से वो drive होता है. तो किसी टाइम उसके साथ ये हो गया था कि जो wind movement था उसकी vicinity में वो ऐसा हुआ कि वो इस bridge के natural frequency से match कर गया. thereby ending up driving. वैसे तो वो वाइब्रेट करता ही था, सारे बड़े स्ट्रक्चर्स डिजाइन होते हैं थोड़ा बहुत ऑसिलेट करने के लिए, दैट्स पार्ट ऑफ द डिजाइन. They are supposed to oscillate or vibrate without sort of breaking apart. But this one basically on one particular day there was a resonance condition. The wind pattern matched the resonance frequency of the bridge, thereby driving the bridge into larger and larger oscillations and eventually basically breaking the bridge, and then things fell into the water. Some cars also fell into the water. So it's a famous accident. उसका नाम जो है मुझे याद नहीं आ रहा है ब्रिज का, but it's in the US, some bridge, suspension bridge. So that's another effect. That's also the similar kind of thing at a large scale and in a negative sense. That's a negative consequence. It's a disaster. But as a positive effect, it is also utilized everywhere around you in many of the things that you use, right? तो ये तुम्हें याद रखना है कि रेजोनेंस क्या होता है. रेजोनेंस की कंडीशन होती है ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, और उससे ये होता है कि तुम्हारा ये जो है Z मिनिमाइज हो जाता है. इंपीडेंस मिनिमाइज हो जाती है तो मैक्स तुम्हें रिस्पॉन्स मिलता है. ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया. दैट्स द एंड ऑफ दिस. एंड आई वांटेड टू शो यू दैट, लेट मी सी, पावर तो आ गया मेरा. यस, one second. हाँ, here you are. Let me just quickly share my screen. तुम लोग देख पा रहे हो ये? Yes, sir. All right. तो इसमें जो है रीसेट मास पोजीशन कर देते हैं, टेंशन कम कर देते हैं, डैम्पिंग, फोर्स एम्पलीट्यूड. देखो ये है, दिस इज बेसिकली डैम्प्ड ड्रिवन ऑसिलेशन. ठीक है, यहाँ से मैं फोर्स का फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर सकता हूँ और ये तुम नीचे वही प्लॉट देख रहे हो, ये रेजोनेंस की कंडीशन है. तो जब मैं फोर्स का फ्रीक्वेंसी चेंज करूंगा तो ये जो वर्टिकल लाइन है ये फोर्स का फ्रीक्वेंसी डिनोट कर रहा है और ये जो किंग है जहां पर ये सिस्टम का नेचुरल फ्रीक्वेंसी बता रहा है. तो जब मैं इसको इसके साथ मैच करूंगा तो तुम सिस्टम का रिस्पॉन्स देखो कहाँ चला गया. ऑब्वियसली अगर तुम डैम्पिंग जीरो कर दोगे तो इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड हो जाएगा. पहले बाय द वे एक चीज ये भी देख सकते हो कि शुरू में एक ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होता है. लेट मी पुट सम डैम्पिंग, लेट मी पुट सम रीजनेबल डैम्पिंग. Let me remove this match with this thing and let me say that the tension is not so much and let me say reset position. तो शुरू में जो मोशन है वो ट्रांजिएंट मोशन होता है. ठीक है, फोर्स फ्रीक्वेंसी अगर मैं शुरू का जो मोशन होता है जनरली दैट इज सम काइंड ऑफ अ मोशन. देखो शुरू में देखो वियर्ड एंड देन इट गोज. यहाँ पे तुम देख सकते हो कि फोर्स की फ्रीक्वेंसी काफी हाई है सिस्टम की फ्रीक्वेंसी से, तो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड फिर काफी कम है. The white plot is the actual oscillation. The red plot is the force ka amplitude. I can make it a bigger force. I can make it a smaller force. I can make it a force of lower frequency, stretch it out. Right? And a force of no frequency will basically be a constant force. ठीक है, this is this. ठीक है, and you can see that the motion is pretty much at the same frequency. और यहाँ पे phase में भी है, almost phase में है. तुम देख सकते हो force और motion
force is the red graph, motion is the white graph. They are pretty much in phase if the frequency of the force is quite small. I mean, this is when omega is really small. तो वो तो तुम मैथमेटिक्स से भी देख सकते हो, फाई का फॉर्मूला देखो, उसमें ओमेगा टेंडिंग टू 0 डाल दोगे तो फाई भी टेंडिंग टू 0 हो जाएगा. जब तुम ओमेगा को ओमेगा नॉट से मैच करा दोगे ऑलमोस्ट, तो एक तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमाइज कर गया. ऑफ कोर्स एम्पलीट्यूड को अब तुम डैम्पिंग से भी कंट्रोल कर सकते हो. रेजोनेंस रखते हुए अगर तुम डैम्पिंग कम कर दो तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, और डैम्पिंग बढ़ा दो तो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा. ठीक है, राइट? ये हो गया. बट यू कैन नाउ सी that almost at resonance you are getting the condition that the force, which is the red graph, and the motion, which is the white graph, are 90 degree out of phase. Are you able to see in this graph? जहाँ पे मेरा white graph का 0 आ रहा है, वहाँ पे red graph का peak आ रहा है. तो 90 डिग्री का जो है phase difference आ गया है, क्योंकि one second. क्योंकि ये जो तुम्हारा फाई है, रेजोनेंस के टाइम पे इसकी वैल्यू जो है π/2 को अप्रोच कर जाएगी. ठीक है, तो ये सब चीजें तुम्हें बेसिक फैक्ट्स इसके बारे में पता होनी चाहिए कि रेजोनेंस के टाइम पे फाई कितना हो जाएगा, फेस कितना हो जाएगा, व्हाट हैपेंस टू द एम्पलीट्यूड, बेसिक आइडियाज, एंड दैट्स इट. ठीक है, सो दिस इज दिस. लेट्स नाउ मूव ऑन टू which other topics are left for us. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स मैंने ऑप्टिक्स के टाइम पे तुम लोगों को शायद नहीं पढ़ाया था, राइट? या पढ़ा दिया था, हो गया था? सर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाज रिमेनिंग एंड डिस्पर्शन. एंड डिस्पर्शन इज रिमेनिंग. तो ठीक है, तो फिर ऑप्टिक्स पे आ जाते हैं, और फिर हमारा सेमीकंडक्टर है विच इज द बिगर टॉपिक. तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स करते हैं. ऑप्टिक्स में दो टॉपिक हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिस्पर्शन. सो विल स्टार्ट विद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. एक सेकंड चार्जर लगा लेता हूँ इसमें. All right. So over here, the thing is कि हम जो है यहाँ पे तीन इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, रादर 4 इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, वन कुड से, इंक्लूडिंग द ह्यूमन आई. ठीक है, और basically it's a very short topic. All you need to remember are a few formulas and you need to be able to apply them to a given situation. ठीक है, तो प्रॉब्लम्स भी इसमें काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और बेसिक से होते हैं. पहले ह्यूमन आई का मैं लॉजिक बताता हूँ. ह्यूमन आई का लॉजिक ये है, सो देयर आर दीज थिंग्स. देयर इज द आई, there is what is called the simple microscope. There is the compound microscope, and there is the what is called the astronomical telescope. ठीक है, so these 4 instruments, and ये 3 instruments का जो logic है, in fact वो pretty similar to each other. So once you understand how the simple microscope works, the compound and the telescope are pretty much just a slightly improved versions of the simple microscope. ठीक है, तो पहले तो ह्यूमन आई. अब ह्यूमन आई में बेसिक डिटेल तुम लोगों को हो सकता है पता होगा, स्कूल में भी पढ़ते हैं हम लोग कभी बायोलॉजी में. बेसिक आइडिया ये है दैट इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ स्फीयर
with a protruding front, जो फ्रंट है उसका वो बल्जिंग आउट टाइप है, जो इसका टोटल अराउंड डायमीटर है वो 2.5 सेंटीमीटर है रफली स्पीकिंग, और इसके अलग अलग पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले जो है, जो ये वाला पार्ट है, इस पे एक सॉर्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट लेयर है, प्रोटेक्टिव ट्रांसपेरेंट लेयर है, विच इज कॉल्ड द कॉर्निया। और इसके पीछे जो है एक ऐसे करके शटर टाइप है, जैसे कैमरा का शटर होता है, तो तुम लोगों ने देखा है स्मार्टफोन में भी, जब कैमरा बंद होता है खुलता है तो एक शटर टाइप होता है, अपर्चर टाइप होता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द आइरिस। द होल इन द थिंग, द मेन होल, which is the sort of the heart of the mechanism, is called the pupil. This is the black thing in the black thing. जब तो अपनी आंख में देखते हो तो एक तो बड़ा सर्कल है ब्लैक कलर का या ब्राउन कलर का या ब्लू कलर का, डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर आई कलर इज, but then in the middle of it there is a black hole kind of a thing, tiny hole, which also by the way changes its size depending on the ambient lighting conditions to allow more or less light in. So that's like your aperture for letting in light, ठीक है। कभी अगर तुम देखोगे कि तुम बहुत अंधेरे डार्क रूम में जाते हो आउट फ्रॉम द लाइट, तो पहले बहुत डार्क दिखता है एंड यू कांट सी एनीथिंग। if you give it a few minutes, then you are able to make out more and more detail in the dark room, and beyond a certain point you are actually able to see quite clearly. I mean, even if there is at least some lighting. और फिर तुम अगर डार्क रूम से निकल के अचानक से लाइट में आके अपनी आंखों में देखोगे तो तुम देखोगे कि ये काफी बड़ा सा दिखेगा तुम्हें, फिर वो वापस से बंद हो जाएगा, बट इट लुक्स वेरी डायलेटेड, ठीक है, because it is adjusting to how much light needs to go in your eye. When there is less lighting, the hole becomes bigger. When there is more lighting, the hole becomes smaller. It will also dilate if you have gone to an optician and they want to investigate the inside of your eye, then they put one kind of a drop. फिर तुम 15 मिनट बैठते हो तो वो तुम्हारा प्यूपिल्स को पूरा डायलेट कर देता है, तो उसके बाद भी अगर तुम अपना आंख देखोगे तो प्यूपिल इतना बड़ा होगा कि प्रॉब्ली पूरा कॉर्निया को कवर कर रहा होगा, राइट। तो pupil is that hole. Then behind the pupil is the lens of the eye, which is a converging lens. It is basically a sort of a flexible lens or a sort of a mushy lens. उसका कोर स्टिफ होता है, लेकिन बाहर आते आते वो थोड़ा पल्पी हो जाता है. It's like a fruit with a seed. And it is held in place by a set of muscles which are called ciliary muscles. So these keep it in place, but they also do another important job, which is to contract and expand the lens. They press on the lens, which make it like this, and they pull away, which make it like this. And if you remember optics में हमने lens maker formula पढ़ा था, and the focal length inverse of the focal length was basically proportional to radius of curvature. Rather 1 by f was proportional to 1 by r, but f is proportional to r. So when the muscles contract and they squeeze the lens and make it like this, then r decreases, so does f. So the focal length decreases. The lens becomes more powerful. It is able to focus with, and the problem with the eye is there is one limitation with the design of the eye. Although it's very adaptive, what is fixed is where the image must fall. Unlike in your regular optics where you keep a lens and you keep an object and you are free to form an image wherever you want, the human eye is the lens and the imaging unit contained in one. This is a kind of a screen, the retina, which is filled with photosensitive cells, and as light falls on them they fire, and these electrical impulses are taken by the main optic nerve to your brain, which then interprets the thing, and the brain does a lot of post processing to give you the final image. The actual image on the retina looks nothing like what you actually see. It is much first of all it's inverted, then it's very small and not very focused around the edges, and it's kind of dim and not so highly colorized, and so then there is a lot of software effect in the brain which makes you see the world as you see it, right? तो आंख का डिजाइन के साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि whether the object to be seen is near or far,
the image must fall in the same place. और तुम्हें पता है लेंस फॉर्मूला से कि अगर v फिक्स है यानी इमेज डिस्टेंस फिक्स्ड है और u वेरिएबल है, क्योंकि तुम हमेशा एक ही डिस्टेंस पे तो चीजों को देखोगे नहीं, तुम्हारा आंख तो फ्लेक्सिबल है, तुम दूर का पेड़ भी देखोगे और पास का टेक्स्ट भी देखोगे, तो क्योंकि u तो वेरी होता रहेगा, लेकिन v क्योंकि फिक्स्ड है तो f को वेरिएबल होना पड़ेगा. I mean, out of u, v and f, if one quantity is fixed and one quantity varies, the other quantity has to vary. Normally with a fixed lens, u varies and as a result v varies, the f remains fixed. With the eye, because the lens is soft and pliable, the f can be made to vary without varying v when u varies, right? This process of the sort of modification of the ability of eye lens to change its focal length according to object distance. This ability is called accommodation. So your eye lens has the property of accommodation. It can accommodate various object distances by adjusting the focal length, by compressing or stretching the lens. Okay, so as to always have the image fall in the exact same place. ठीक है. तो नेचुरली जब तुम दूर का चीज देख रहे होते हो तो लेंस इस फॉर्म में होता है. जब तुम पास का चीज देखोगे तो लेंस को और पावरफुल होना पड़ेगा. इट नीड्स टू हैव अ मच शॉर्टर फोकल लेंथ. इट नीड्स टू बी मच मोर पावरफुल टू टेक दिस डाइवर्जेंट set of rays and converge them in the same place compared to lightly diverging rays which then are brought to convergence. So the lens focal length needs to change accordingly, but there is a limit to how close you can get something to your eye lens. ठीक है. When you keep getting it closer and closer, the lens keeps contracting more and more, thereby adjusting the focal length and decreasing it. But beyond a certain point, since there is a physical limit, you can't just indefinitely compress the lens. The muscles are not infinitely powerful. There is a closest distance. This is called the near point. To form a sharp focused image on the retina. If you get the object any closer than this, one second. If you get the object any closer than this, the lens cannot contract further. The focal length cannot be adjusted any further, and therefore now you are not going to be able to get a sharp focused image on the retina. You are going to get a blurry image. ये तुमको सबको पता ही है कि तुम कोई चीज को देख रहे हो. And in fact, this is why we are studying the eye in that sense, because this topic is really about magnification. There is something you want to see or read, and it is too tiny, and you would like to see it in a bigger. Then these instruments can help you do that. But before you utilize any instrument, there is an even more basic and commonplace method of magnification. A method that is so obvious that nobody needs to teach it to somebody, which is that you bring the thing closer to yourself. If you think about it, it is basically an attempt to magnify. And again, let me say here, there is something called angular size of object, which is the more relevant quantity for this topic. So what happens is, if this is your eye, and you're looking at, let's say, this pen, which is kept here, then regardless of what the actual size of the pen is, what is also important is how far the pen is from your eyes.
because the size of the pen is for you is actually the angle that it subtends at your eye. This is called theta, is called the angular size of the object. Because, and theta of course the value is roughly y by d. Now technically it's not y by d, theta should not be equal to y by d, theta ought to be equal to, or rather tan theta ought to be equal to y by d. But since we are dealing with microscopes and telescopes, where the thing that you are looking at is subtending a very small angle at your eye. In the case of microscope, the small angle is because the thing is itself is very small. So you are looking at a bacteria and the bacteria is really small. So it subtends a very small angle at your eye. In the case of telescope, you might be looking at a gigantic thing like a galaxy. But a galaxy that is hundreds of light years away is also going to look like a bacteria. It will also subtend a very small angle at your eye. And that's the relevant quantity when it comes to talking about optical instruments. The actual size of the object is not so important over here, as is the angle that it subtends on the eye, because that is the thing that we are trying to maximize. That is the thing that we actually perceive as the size of the object. तुम्हें सबको पता है कि अगर तुम एक पेन लेते हो तो तुम इस पेन को एक पीछे खड़े हुए आदमी जो कि 6 फुट 4 इंच लंबा होगा उसके बराबर कर सकते हो. I mean, that person is standing, let's say, 20 feet away from you, and the pen is right in your hand. By moving the pen, you can make the pen as tall as the person. In fact, taller than the person. In fact, leave the person aside. There can be a 100-story building 100 meters from you, and you can make the pen seem taller than that building. It's very easy, right? So, of course, it's not that the pen is taller than the building. It is that the angle that it is subtending on your eye is bigger than the angle that the building is subtending on your eye. From a human standpoint, the size of the object is not simply controlled by the actual size, but also how far it is from us. What we perceive as the size is a combination of the size and the distance, or rather their ratio, which is what we call the angular size. And the agenda of using, or the objective, or the main reason of using any of these instruments is to improve on this theta. Okay, right? So these are just some basic things about this topic. Now, and naturally, the first method of magnifying something is to bring it close to you. Because इसी पेन को अगर तुम यहाँ ले आओगे तो पेन तो उतना ही रहेगा. But the same pen, when much closer to yourself, subtends a bigger angle at your eye, and so does seem bigger, right? So the first basic method of magnifying something is to bring it closer to your eyes. Unfortunately, it is limited by this effect. You can't just keep bringing something indefinitely close to your eye and getting indefinitely clearer images. है ना? ऐसा होता तो फिर मैं इस पेन पे ये जो लिखा हुआ है इसको देखने के लिए पहले मैं अपने पास आंख के पास लाता, फिर मेरे को लिखा हुआ दिख जाता, फिर मैं और पास लाता तो मेरे को इसका प्लास्टिक का पॉलीमर स्ट्रक्चर दिख जाता, फिर और पास लाता तो कार्बन के एटम्स दिख जाते. इंडेफिनिटली अगर मेरे पे नियर पॉइंट का लिमिटेशन नहीं होता, अगर मेरा आंख का लेंस इनफाइनाइटली मॉडिफाइबल होता, तो then I would not ever need any instrument. I mean, I would still need the telescope because I can't take the galaxy and bring it close to my eye. But I could anyway bring bacteria and viruses and everything. I would not need optical instruments for microscopic objects. मेरी उंगली पे ही सारे बैक्टीरिया, वायरस, अमीबा सारे मेरे को दिख जाते हैं सिंपली उंगली को आंखों के पास लाने से, indefinitely. Right? So this is another problem. I mean, you can bring things closer, and as they get closer, they seem bigger, but at best you can bring them up to your near point. ठीक है. अब जब किसी चीज को तुम नेयर पॉइंट तक भी ले आए हो और तब भी वो उतना बड़ा नहीं दिख रहा है जितना तुम देखना चाहते हो, तब तुम जाते हो टू सम इंस्ट्रूमेंट. योर फर्स्ट अटेम्प्ट is to basically not use an instrument and magnify it to the max, which is basically get it to your near point. If it is still too small, like for example बैक्टीरिया को near point पे लाने से भी कुछ नहीं होने वाला है, तब तुम्हें फिर इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है. ठीक है. तो अब हम आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंट पे. सबसे पहले है सिंपल माइक्रोस्कोप. लेट मी क्विकली एक्सप्लेन व्हाट द सिंपल माइक्रोस्कोप डज फॉर यू. प्राइमरली तुम्हें फॉर्मूलाज याद रखने होंगे, मैं अभी लिख दूंगा सारे.
तो सिंपल माइक्रोस्कोप जो है, नाम तो उसका वैसे सिंपल माइक्रोस्कोप है, लॉन्ग नेम, इट्स रियली जस्ट अ कन्वर्जिंग लेंस. What you do is, let's say you have taken this object and you have already brought it to your near point. D जो है near point है, कैपिटल D जो है that's our symbol for near point. Generally speaking near point जो है 25 सेंटीमीटर लेना है, होता है for somebody of average age, which is let's say 25 years to 30 years or whatever. But the near point actually keeps going further away, because as you grow older, the lens of the eye becomes bigger and stiffer, and the muscles become weaker, ciliary muscles. So the ability of the muscles to manipulate the lens decreases over time, over age. And therefore the near point, the closest you can get something and still obtain a sharp image, keeps going further away. तो जब बहुत छोटे होते हैं हम लोग, when we are like 8-10 years old, then the near point is as close as 10 centimeters. So if you're a 10-year-old kid, 8-year-old kid, you can probably get something 10 centimeters from your eye and still probably get a sharp image. When you are 25 years old or 30 years old, the near point has already gone to around 25 centimeters. By the time you are 60, 70, the near point can be as far away as a meter. Sometimes you might have seen, जब बुड्ढे लोग देख रहे होते हैं कोई चीज को और उनको ठीक से नहीं दिख रहा होता है, तो वो उसको दूर कर लेते हैं अपना फेस से. I mean, एक तो अलग इशू है, वो वाली चीजें अलग हैं. Let me, अच्छा, actually I skipped on something. I'll quickly tell you about that. लेंस के जो डिफेक्ट्स हैं, आंखों के लेंस के जो डिफेक्ट्स हैं, वो अलग चीजें हैं कि तुम्हें मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया, जिसके लिए तुम चश्मा लगा सकते हो. लेकिन लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जब वो खत्म हो जाती है, तो नियर पॉइंट दूर चला जाता है. तो तुम देखोगे some old person is trying to read a label on a packaged food or whatever, and they're just taking it further away from their face to look at it more clearly, because एक उनकी आंखों से 1 मीटर तक के रेडियस में बेसिकली ब्लर है. if it gets too close to them, it becomes a blur, right? So ये है. अच्छा, इसको यहीं छोड़ते हुए, let me quickly tell you some common eye defects. These also you have to sort of qualitatively know. से तो देख लो. तो कॉमन आई डिफेक्ट्स क्या होते हैं? लेंस के डिफेक्ट्स होते हैं. पहले एक आई डिफेक्ट होता है जिसमें लोगों के साथ क्या हो जाता है कि उनका जो आई का लेंस है, वो बेसिकली ज्यादा कन्वर्जिंग कर देता है. ठीक है, ज्यादा शार्पली कन्वर्ज कर देता है. तो क्या हो जाता है कि जब डिस्टेंस से लाइट आती है, तो वो पहले ही फोकस हो जाती है रेटिना से, ऑब्वियसली रेटिना पे ब्लर हो जाता है. इसको करेक्ट करने के लिए अगर आंखों के सामने एक एडिशनल आर्टिफिशियल लेंस लगानी है, वेदर एज अ लेंस ऑन द आई और एज अ स्पेक्टिकल, तो किस टाइप का लेंस होना चाहिए? कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? द प्रॉब्लम इज डाइवर्जिंग होना चाहिए, बिकॉज दिस लेंस इज टू कन्वर्जिंग. यू डोंट वांट द लाइट टू कन्वर्ज सो अर्ली. तो इसका जो करेक्टिव है वो ये है कि तुम इसके सामने एक डाइवर्जिंग लेंस लगा दोगे, जो इस लाइट को पहले डाइवर्ज कर देगा और फिर डाइवर्जेंट लाइट को जब ये कन्वर्ज करेगा पावरफुल लेंस, तो ये सही जगह पहुंचा देगा उसको. इस टाइप के लोगों को जो है डाइवर्जिंग लेंस लगानी पड़ती है. दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया. मतलब शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब है कि ये पास की चीजों को तो ठीक से देख पाते हैं, क्योंकि जब बहुत पास आ जाएगा, खुद ही सोचो, जो ऑब्जेक्ट पास आ जाएगा उसकी इमेज दूर चली जाती है. यू जब कम होता है वैल्यू में,
तो v बढ़ता है वैल्यू में। तो अगर तुम ऑब्जेक्ट पास ले आओगे तो ये इमेज दूर जाएगी तो रेटिना पे आ जाएगी। तो पास की चीज़ों को ये ठीक से देख पाते हैं, लेकिन दूर की चीज़ों का प्री फोकसिंग हो जाती है, टू अर्ली फोकस हो जाता है। तो करेक्टिव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस लगानी पड़ती है। इसका ऑपोजिट इफेक्ट होता है कि जिन लोगों का लेंस सही अमाउंट ऑफ कन्वर्जिंग ही नहीं कर पा रहा है, तो वो पास की चीज़ों में उनको प्रॉब्लम हो जाएगी कि पास की चीज़ जो है तो वो शार्पली कन्वर्ज ही नहीं कर पा रहा है, तो इमेज आई मीन रेटिना के पीछे बन रही है, बन तो नहीं रही है लेकिन इन अ सेंस पीछे जा रही है। तो इसको करेक्ट करने के लिए आंखों के सामने जो है एडिशनल जो लेंस लगाना पड़ेगा वो एक और कन्वर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा, विच विल हेल्प विद द एडिशनल कन्वर्जेंस। तो वो थोड़ा कन्वर्ज करेगा और फिर बाकी कन्वर्जेंस हमारा लेंस प्रोवाइड करेगा, तो फिर काम बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड फार साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस को नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड फार साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है। A third kind of problem is a rather different kind of problem with the lens. अब जो तुम्हारा आंख का लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि जैसे मान लो अभी कि उसके दोनों तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर है, राइट? इधर भी वो एक स्फीयर का पार्ट है और इधर भी वो एक स्फीयर का पार्ट है। लेकिन क्या हो सकता है कि कभी उसके एक सरफेस पे जो उसकी कर्वेचर है वो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आइडेंटिकल ना हो, यानी वो जिन सरफेसेस से बना है, क्योंकि हमारा लेंस जो है स्फेरिकल लेंस है, वो एक स्फेयर और एक स्फीयर के इंटरसेक्शन से बनता है, राइट? तो स्फीयर की कर्वेचर तो सब सेम होती है, चाहे तुम उसको ऐसे देखो तो भी उसका सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर है और ऐसे देखो तो भी सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर है। लेकिन फॉर वॉट एवर रीजन्स, जेनेटिक रीजन्स, बर्थ डिफेक्ट्स और वॉट एवर, सम पीपल द लेंस in some people is not identically curved this way and that way। यानी कि अगर पर्सपेक्टिव ड्राइंग बनाए लेंस का तो उसका जो ऐसे कर्वेचर है और उसका जो ऐसे कर्वेचर है वो डिफरेंट है। ये मतलब समझ रहे हो तुम इस ड्राइंग का? ठीक है, ऐसे उसका डिफरेंट कर्वेचर है और ऐसे उसका डिफरेंट कर्वेचर है। तो नेचुरली क्योंकि उसकी कर्वेचर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिफरेंट है, तो उसकी फोकल लेंथ भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिफरेंट है। यानी अगर उसके सामने एक ऑब्जेक्ट ऐसा रखा गया है, ग्रिड से मैं दिखा रहा हूँ, ग्रिड से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ वर्टिकल लाइंस हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। तो अगर इसमें जो वर्टिकल लाइंस हैं वो करेक्ट फोकल डिस्टेंस पर हैं वर्टिकल कर्वेचर के हिसाब से, तो जो हॉरिजॉन्टल लेंस है उसके हिसाब से वो करेक्ट डिस्टेंस पर नहीं है, क्योंकि वो उसका फोकल डिस्टेंस नहीं है। और अगर तुम इसको कहीं और रखते हो ताकि तुम इस प्लेन में इनको फोकस करो तो उस प्लेन में आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं। तो ऐसा चीज का जो इमेज पीछे बनता है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। ये समझ गए तुम लोग? पीछे रेटिना पे जो बन रहा है, दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड एस्टिग्मेटिज्म। इसका मीनिंग है डिफरेंट curvature in different planes। और इसको करेक्ट करने के लिए जो लेंस लगानी पड़ती है उसे बोलते हैं सिलेंड्रिकल लेंस, राइट? तो सिलेंड्रिकल लेंस कैसे लगानी पड़ेगी? खुद ही सोचो कि अगर मान लो ये आंख का लेंस है और इसमें प्रॉब्लम ये है कि इधर ये उतना कर्व नहीं है और इधर ये ज्यादा कर्व्ड है, ठीक है? इस प्लेन में इसको ज्यादा कर्वेचर है और इस प्लेन में रिलेटिवली शैलो है। तो तुम चाहते हो कि दोनों में इक्वल कर्वेचर हो, तो तुम इधर का कर्वेचर इंक्रीमेंट करने के लिए इसको ऐसा लेंस बनाओगे। मतलब कि तुम लेंस में ऐसे कर्वेचर डाल दोगे और ऐसे नहीं डालोगे। ये ड्राइंग समझ रहे हो तुम लोग? डज दिस मेक सेंस टू यू? Yes. Yes, sir. सो व्हेन यू लुक एट इट फ्रॉम दिस साइड, देन तुम्हारा लेंस जो है जब इधर से दिखेगा तो वो ऐसा ऐसा कर्वेचर है उसको हल्का, और उसमें तुमने एडिशनल कर्वेचर और डाल दिया है तो बराबर आ गया। लेकिन वैसे डायरेक्शन में तुम देखोगे तो वो ऑलरेडी काफी कर्व्ड है, तो उस डायरेक्शन में कोई कर्वेचर नहीं है इसका, जिधर वो ऑलरेडी काफी कर्व्ड है। इस टाइप का लेंस जो है ये होता है सिलेंड्रिकल लेंस विच हैज कर्वेचर इन वन डायरेक्शन बट नो कर्वेचर इन द अदर डायरेक्शन। दिस इज द काइंड ऑफ लेंस दैट इज यूज्ड टू करेक्ट एस्टिग्मेटिज्म।
ठीक है, बिकॉज यू हैव अनइक्वल कर्वेचर्स, सो अ लेंस ऑल्सो विद अनइक्वल कर्वेचर्स इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सो दीज आर 3 कॉमन आई लेंस डिफेक्ट्स। राइट, यहाँ जो मैं डिस्क्राइब कर रहा था वो अलग प्रॉब्लम है, वो एजिंग का प्रॉब्लम है, विच इज जस्ट दैट द लेंस बिकम्स लेस फ्लेक्सिबल ओवर टाइम एंड सो द नियर पॉइंट keeps going further away, राइट। अब जो है वापस आ जाते हैं हम हमारा इशू पे। तो इशू था वो ये था कि ये नियर पॉइंट पे तुमने रख दिया ऑलरेडी इसको, और अभी एक सर्टेन थीटा सबटेंड कर रहा है तुम्हारी आंख पे, लेकिन लेट्स से कि भाई दिस थीटा इज नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट एबल टू सी द डिटेल आई वुड लाइक टू सी। तो इसका जो इलाज है वो ये है, द सिंपल माइक्रोस्कोप। व्हाट इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप? सिंपल माइक्रोस्कोप इज अ सिंपल कन्वर्जिंग लेंस दैट यू कीप राइट नेक्स्ट टू योर आई। ठीक है, बिल्कुल आंख के बाजू में रखना होता है उसको, और वो इस तरीके से पिक्ड है कि उसकी जो फोकल लेंथ है वो तुम्हारे नियर पॉइंट से कम है। तुम्हारा नियर पॉइंट डिस्टेंस जो भी है 25 सेंटीमीटर है, तो तुम ऐसा लेंस उठाओगे जिसकी फोकल लेंथ तुम्हारे नियर पॉइंट डिस्टेंस से कम होगा। फिर उस लेंस को अपनी आंख के सामने रख के तुम इस ऑब्जेक्ट को उसकी फोकल लेंथ के जस्ट अंदर ले आओगे, तो तुम देख रहे हो कि तुमने उसका थीटा इंप्रूव कर दिया है, तो ये बड़ा दिखेगा। लेकिन तुम पास तो पहले भी ला सकते थे, लेंस ने क्या हेल्प किया उसमें? आंख के पास तो लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इफ आंख के पास लाने से ही इंप्रूवमेंट हो गई है एंगल की, so that could very well have been done without putting this lens in the front. Why are you putting the lens in the front then, if you're getting the magnification only as a result of moving the object closer to your eye? Because now when you look through the lens, you're not actually seeing this object, you're seeing its virtual image which is very far away. कॉन्वेक्स लेंस में जब कोई चीज फोकल लेंथ के जस्ट अंदर होता है तो उसकी वर्चुअल इमेज बनती है। अगर तुम इसका रे डायग्राम बनाओगे तो एक ऐसे रे ऑफ लाइट लोगे, एक ऐसे रे ऑफ लाइट लोगे, लेकिन ये इधर कन्वर्ज नहीं करेंगे, तो फिर देखने वाले को लगेगा कि ये लाइट जो है इधर से आ रही है। Do you understand? What you have to understand here is कि ये जो इमेज है ये इस ऑब्जेक्ट से बड़ी नहीं है, दोनों का एंगुलर साइज सेम है। तो एक सेंस में जो बड़ा होने का इफेक्ट हुआ है वो तो सिंपली ऑब्जेक्ट को पास लाने से हुआ है, लेंस ने कोई बड़ी इमेज नहीं बना दी है। यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ बिगर इमेज एंड एन इमेज दैट लुक्स बिगर। पहले क्या होता था, जब हम रेगुलर ऑप्टिक्स पढ़ते थे तो हम बोलते थे कि भाई एक ऑब्जेक्ट है और उसकी 4 टाइम्स बड़ी इमेज बन गई है, तो वो एक डायरेक्ट मैग्निफिकेशन थी कि भाई ऑब्जेक्ट अगर 10 सेंटीमीटर है तो इमेज 40 सेंटीमीटर है, राइट? बिकॉज ओवर देयर यू आर इंटरेस्टेड इन द एब्सोल्यूट वैल्यूज। व्हेन यू आर स्टडीइंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, the natural sort of implication is that some human being is going to be using them, and in that case simply having an image that is 4 times bigger is not necessarily the greatest thing to happen, because if अगर तुम्हारा एक 4 टाइम्स बड़ा इमेज बनता भी है लेकिन वो 4 टाइम्स फर्दर आउट भी बनता है, मान लो कि तुम एक छोटा सा चीज को बड़ा करके देखना चाहते हो, तो तुम्हें कोई आके एक इंस्ट्रूमेंट देता है, बोलता है अरे ये बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है, ये तुम्हारा इमेज को 100 टाइम्स बड़ा कर देगा, ऑब्जेक्ट को 100 टाइम्स बड़ा बना देगा। वो ये तुम्हें नहीं बोलता है कि ये इमेज जब बनाएगा तो ये तुमसे 1000 टाइम्स डिस्टेंट पॉइंट पे इमेज बनाएगा। तो एक्चुअली वो इंस्ट्रूमेंट यूजलेस है, क्योंकि वो अल्टीमेटली तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें 1/10 का डिक्रीमेंट दे रहा है। Even though in the absolute sense, the image that the thing forms is 100 times bigger than the original object. But since it is formed 1000 times further away, it is actually seemingly 10 times smaller than the actual object in terms of the angle subtended. What is relevant in optical instruments is not necessarily that the image is big, that it must seem big, it must have a big angle. तो यहाँ पे जो ये इमेज है, हो सकता है क्योंकि जब हम ऐसी ड्राइंग देखते हैं तो एक गलत आइडिया लग सकता है कि अच्छा ओ तो बेसिकली ये बड़ा इमेज बनाया था तो ये फायदा होगा इसका। नहीं, बड़ा इमेज इस ऑब्जेक्ट से बड़ा थोड़ी है,
देखने वाले के लिए ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज इक्वली बड़े हैं. इनफैक्ट एनीथिंग दैट विल फिट अंडर दिस लाइन will all look the same size to the observer. Something as big and this far, something as big and this far. And in fact, all of these things will look like one and the same thing, this object. Right? Point वो नहीं है कि उसने उसको बड़ा इमेज बना दिया है. बड़ा तो वो हो गया था ऑब्जेक्ट को पास लाने से. एंगल तो बढ़ ही गया था ऑलरेडी. पॉइंट ये है कि जब तुम इस लेंस के थ्रू इसको देख रहे हो तो जो तुम्हें डाइवर्जिंग लाइट मिल रही है वो सीमिंगली दूर से आ रही है. इट इज नॉट वेरी डाइवर्जेंट. वाइस वर्सा अगर ये लेंस नहीं होता तो वो लाइट ट्रूली यहीं से आ रही होती और वो बहुत डाइवर्जेंट होती और तुम्हारा आंख, क्योंकि तुम नियर पॉइंट के अंदर रख दी हो इसको, तो अब तुम्हारा लेंस उतना अकोमोडेट नहीं कर सकता कि उतनी डाइवर्जेंट लाइट को वो रेटिना पे कन्वर्ज कर देता. लेकिन विद द हेल्प ऑफ दिस लेंस नाउ यू हैव मच मोर माइल्डली डाइवर्जिंग लाइट and therefore the lens of the eye can focus it on the retina. So you have the comfort of looking at something distant and large, even though in a strict sense you are looking at something very close, which is really just the object right next to your face. Lekin obviously without the lens, if you get it here, it will all go blurry and you will have a headache. Make sense? तुम लोग समझ गए लॉजिक क्या है इसका? तो क्योंकि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली डिजाइन होते हैं लोगों के देखने के लिए एंड प्रोबेबली लोगों के देखने के लिए फॉर मल्टीपल आवर्स. अब माइक्रोस्कोप किसी ने बनाया तो प्रॉब्ली कोई लैब में यूज होगा, कोई 3-4 घंटे उसको यूज करता होगा दिन में. तो उसका जो मैकेनिज्म है वो ऐसा होना चाहिए कि देखने वाले को जो एक्सपीरियंस है, नॉट ओनली शुड थिंग्स लुक बिग एंड ऑल, इट शुड आल्सो बी अ कंफर्टेबल एक्सपीरियंस. इट्स नॉट बी दैट couple of hours of using the microscope and you have a raging headache. ठीक है, तो वो वाली भी चीज है. जितना तुम्हें आंख को फोकस करना पड़ता है, जितना चीजें पास आते हैं तुम्हारे, और जितना लेंस को कंप्रेस करना पड़ता है और जितना देर उसको रखना पड़ता है, वैसे उतना स्ट्रेन पड़ता है आंखों के मसल्स पे एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट कैन कॉज वेरियस इश्यूज, राइट? तो the lens, the simple microscope, which is just a simple converging lens, provides you the luxury of having an experience of looking at a distant object. But the magnification is not provided by the lens itself. The magnification is provided by you moving the object closer. ठीक है, आई होप सबको समझ गया होगे. अब ये जो मैग्निफिकेशन इसकी है उसकी वैल्यू क्या है, तो ये हमें याद रखना होगा कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होती है. अच्छा, उससे पहले एक प्रॉब्लम कर लेते हैं क्विकली, which is related to the idea of near point and generally this. प्रॉब्लम ये है कि एक कोई आदमी है जिसका नियर पॉइंट डिस्टेंस जो है मे बी विद एज 50 सेंटीमीटर हो गया है. अब ये इंसान जो है एक बुक को पढ़ना चाहता है नॉर्मली. नॉर्मली को यहाँ पे तुम्हें इंटरप्रेट करना है, बट बेसिकली इसका मतलब है कि भाई जहाँ पे 25 सेंटीमीटर पे नियर पॉइंट पे रख के लोग पढ़ते होंगे, इसका नियर पॉइंट 50 सेंटीमीटर दूर चला गया. तो ये चाहता है कि भाई मैं नॉर्मल की बुक को रखूं अपने आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर और पढ़ पाऊं. ठीक है, तो देन व्हाट एफ शुड द करेक्टिव लेंस हैव, यानी इसको जो चश्मा लगाया जाएगा उसकी क्या फोकल लेंथ होनी चाहिए विद दी साइन. तुम लोग सॉल्व करो और मुझे बताओ, पोस्ट पे भेजना. फोकल लेंथ भी बताना और ये बताना कि वो कॉन्वेक्स लेंस होगा कि कॉनकेव लेंस होगा.
श्रेया इज करेक्ट है, स्नी करेक्ट है। रिदम करेक्ट है। सॉल्व कर दूं मैं? पर्ल करेक्ट आंसर है। तो इसमें जो है बेसिकली किधर गया? हमको चाहिए कि एक वर्चुअल इमेज बने। वर्चुअल इमेज ही बनाना है ऑब्वियसली, रियल इमेज तो बनाना नहीं है, क्योंकि रियल इमेज अगर बनेगा तो वो तो इस साइड बन जाएगा। वी वांट अ वर्चुअल इमेज एंड इसका नियर पॉइंट 50 सेंटीमीटर है, तो 50 सेंटीमीटर पे ही बनना चाहिए, लेकिन ये चाहता है कि बुक ये 25 सेंटीमीटर पे रखे। बेसिकली ये है कि आंख यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट जो है 25 सेंटीमीटर है और उसका इमेज 50 पे बनना चाहिए, वर्चुअल इमेज। तो इसको एक कन्वर्जिंग लेंस ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, इट्स लाइक ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो होगा ये कि लाइट इसको लगेगा आता हुआ 50 का डिस्टेंस से ही। वो करेक्ट है, क्योंकि 50 का आता हुआ लाइट ये हैंडल कर पाता है इसका आंख। लेकिन किताब ये पास में रखेगा आपने, ऐसा तो नहीं है कि इसको हाथ इतना लंबा करके दूर किताब रखनी पड़ेगी, राइट? नॉर्मल इंसान की तरह किताब पढ़ेगा, लेकिन जो लेंस में से लाइट निकलेगी वो ऐसे लगेगी एज इफ वो 50 सेंटीमीटर दूर से आ रही है, विच इज टोटली नॉर्मल फॉर दिस गाय, बिकॉज इसका नियर पॉइंट ही 50 सेंटीमीटर। तो सिंपली फॉर्मूला में डालना है कि अगर इसका फोकल लेंथ एफ है तो यू जो है वो -50 है और वी जो है वो -25 है और वी जो है वो -50 है। Can ऑब्जेक्ट you और इमेज, explain once again? द पर्सन वांट्स टू रीड अ बुक नॉर्मली। नॉर्मली से मतलब है कि जहाँ जैसे नॉर्मल लोग, अब अगेन ये प्रॉब्लम में लिखा हुआ था बस नॉर्मली, ठीक है? इंटरप्रिटेशन ये करना था कि नॉर्मली बुक पढ़ने का मतलब है कि बुक को अपना फेस से उतना दूर रखो जितना कोई ऐसा इंसान रखता है जिसका नियर पॉइंट नॉर्मल है।
तो जब कोई नॉर्मल नियर पॉइंट मतलब 25 सेंटीमीटर, सो नॉर्मली तो कोई जिसको चश्मा नहीं लगा हुआ है, जिसका आंख में कोई डिफेक्ट नहीं है, उसको 25 सेंटीमीटर पे वो किताब रखता है और पढ़ता है उसको, विच इज़ अ कन्वीनियंट डिस्टेंस। तुम्हारा हाथ इतना दूर है तुम्हारे फेस से और वहाँ बुक है और तुम पढ़ रहे हो। अब इसका नियर पॉइंट जो है 50 सेंटीमीटर है, तो अगर इसको बुक पढ़नी है तो इसको पहले तो अपना हाथ उतना दूर रखना पड़ेगा बॉडी से, वो ये नहीं चाह रहा है। ठीक है, बिकॉज हो सकता है पहले करता होगा कुछ दिन, फिर ये इससे पक गया, तभी डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर को बोला कि चश्मा लगाना है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि ही वांट्स टू रीड द बुक नॉर्मली, विच इज टू से द एक्चुअल बुक विल बी एट 25 सेंटीमीटर, लाइक फॉर एनी नॉर्मल पर्सन विद अ नॉर्मल नियर पॉइंट। बट अगर ये अब 25 सेंटीमीटर पे बुक रख लेगा तो इसका आंख हैंडल नहीं कर सकता उसको। तो लेंस ऐसी लगानी है कि बुक तो रखा हो 25 पे, लेकिन लगे कि 50 पे रखा हुआ है पीछे। यही तो चाह रहा है ये करना, राइट? 50 तो 50 से तो ये देख ही सकता है थिंग्स नॉर्मली। अगर एक्चुअली इसकी आंख के सामने कोई लेंस नहीं भी लगा हो तो 50 पे रखा हुआ चीज को ये ठीक से फोकस कर लेता है इसका रेटिना, जैसे भी पीछे फोकस होना हो। तो लेंस ऐसा होना चाहिए जिसमें एक्चुअल बुक रखेगा ये 25 सेंटीमीटर पे, विच इज द नियर पॉइंट फॉर अ नॉर्मल पर्सन, लेकिन उसकी वर्चुअल इमेज बनेगी पीछे 50 सेंटीमीटर पे, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से लगेगा कि 50 पे रखा हुआ चीज को ये देख रहा है, विच इज वॉट ही कैन डू नॉर्मली ऑल्सो। सो इससे हमने डिड्यूस किया कि हमारा ऑब्जेक्ट तो एक्चुअल बुक है जो 25 सेंटीमीटर लेंस के पीछे रखा होगा, और इमेज वो बुक है जो ये देखेगा, वो 50 सेंटीमीटर पीछे रखा होगा। और साइन कन्वेंशन तुम्हारा स्टैंडर्ड है, यू पीछे है 25 और वी पीछे है 50। तो अब अगर तुम इसको 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f में डाल दो तो f तुम्हारा +50 आ जाएगा। कन्वर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा इसको 50 फोकल लेंथ का। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, अब जो है, तो ये तो सिंपल माइक्रोस्कोप का लॉजिक हुआ, लेकिन अब उसमें जो रिजल्ट है टू रिमेंबर वो ये है कि उसकी मैग्निफिकेशन क्या होती है। अब एक चीज ये समझ लो कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो चीज मैग्निफिकेशन होती है उसको बोलते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। याद रखो कि इस चैप्टर में सब कुछ एंगुलर है, क्योंकि रेलेवेंट क्वांटिटी जो है एंगल सबटेंडेड एट द आई होता है। और इनफैक्ट टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द मैग्निफिकेशन दैट वी स्टडीड इन योर रेगुलर ऑप्टिक्स, जिसका साइन स्मॉल एम होता था, जिसका मतलब सिंबल स्मॉल एम होता था, और जिसकी वैल्यू तुम लिखते थे -v/u या v/u या वट, वो चीज होता है लैटरल मैग्निफिकेशन या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। उसका डेफिनेशन होता है सिंपली साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जिसको बोलते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन, उसका साइन, उसका सिंबल पहले तो अपर केस एम होता है, पहली चीज तो ये है टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम दैट मैग्निफिकेशन। और इसकी डेफिनेशन भी उससे डिफरेंट है। इट इज नॉट सिंपली द साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज द थीटा सबटेंडेड with the help of the instrument which you could say is the angular size of the image, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट से जो तुम देखोगे वो इमेज ही देखोगे। तो one could say that that theta used with the instrument which is the angular size of the image by the theta that you can get unaided, right, without the instrument, मतलब near point पे रखे। ये डेफिनेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या क्या है फॉर वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स वो याद रखना जरूरी है। बट कीप इन माइंड दिस इज नॉट द सेम as what we used to call lateral or transverse magnification. ठीक है, that was a different thing. जैसे for example, to contrast these two, just to make the difference even clearer, अगर एक ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर का, ठीक है, और तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट से उसकी इमेज बनी 100 सेंटीमीटर की, तो वो 100 सेंटीमीटर की इमेज कहाँ बनी है, कितना दूर बनी है, वो रेलिवेंट नहीं है। तुम m, स्मॉल m की वैल्यू डायरेक्टली लिखोगे 100/10, यानी कि 10 टाइम्स जूम कर दिया इसने। ये वो मैग्निफिकेशन है जो हम पहले पढ़ते थे ऑप्टिक्स में, रेगुलर ऑप्टिक्स में। ये सिर्फ ये बोलता है कि ऑब्जेक्ट के साइज के रिलेटिव इमेज का साइज कितना बड़ा है। लेकिन मान लो कि इंस्ट्रूमेंट ने ये जो 100 साइज का इमेज बनाया है, ये ऑब्जेक्ट से 10 टाइम्स दूर भी बना दिया है। मतलब ऑब्जेक्ट को इसने 100 टाइम्स बड़ा कर दिया और 100 टाइम्स दूर भी कर दिया।
आई मीन 10 टाइम्स बड़ा कर दिया और 10 टाइम्स दूर भी कर दिया। तो जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है इस इंस्ट्रूमेंट की वो बेसिकली कुछ नहीं है। यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? Because the angle has not been improved, even though the image in absolute length is 10 times taller than the object, since it has also been formed 10 times further away, it ends up subtending the same angle at the eye of the observer. Therefore, its angular magnification of this instrument is basically nothing. It really doesn't do anything for you. So these two are different magnifications. This is a different type of magnification, which is simply the absolute size of image over the absolute size of object. This is the thing that used to be relevant in geometrical optics. This is angular magnification. This is the thing that is more relevant over here in instruments. Because the relevant thing when a person is seeing is not only the absolute size, but the ratio of the absolutes to distance. It's the angle. In any case, for the simple microscope, the formula for magnification, let me quickly tell you. एक्चुअली मैं काम करता हूँ सारे मैग्निफिकेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारे पास एक ही जगह पे सारे आ जाएंगे, ठीक है? क्योंकि रिलेवेंट पार्ट यही है, टेक्निकली स्पीकिंग ऑल यू नीड टू नो इन दिस चैप्टर न्यूमेरिकली इज द वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन, ठीक है? तो मैं इसका सिंपल माइक्रोस्कोप का भी लिख दे रहा हूँ और तुम्हारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का भी लिख दे रहा हूँ और टेलीस्कोप का भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है? तो इससे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन है उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू होती है d by f, rather 1 plus d by f. ठीक है? This is when the image is at near point. तो एक्चुअली क्या होता है कि हर केस में, हर इंस्ट्रूमेंट के केस में दो मैग्निफिकेशन आएंगे। एक नियर पॉइंट मैग्निफिकेशन आएगा व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट, और एक व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी आएगा। जनरली स्पीकिंग द रेलेवेंट वन टू रिमेंबर इज द इंफिनिटी वन, लेकिन दोनों मैं लिख दे रहा हूँ। और इंफिनिटी वन जो होता है नियर पॉइंट वाला उससे +1 होता है। मैं बताता हूँ इनका मीनिंग क्या है। नियर पॉइंट पे इमेज बनने का मतलब है, जैसे ये एग्जांपल था, ये सिंपल माइक्रोस्कोप ही है, तुमने ऑब्जेक्ट रखा और उसकी इमेज तुमने अपने नियर पॉइंट पे बना दी, तो उस केस में तुम्हें जो मैग्निफिकेशन मिलेगा इससे वो है d/f+1, ठीक है? d जो है तुम्हारा नियर पॉइंट डिस्टेंस है और f जो है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस है। इन्फिनिटी पे तुम अगर बनाओगे, कमिंग बैक टू दिस थिंग जो मैंने ड्राइंग बनाया था, देखो अगर तुमने ऑब्जेक्ट को ऑलमोस्ट फोकस पे रखा है लेंस के, तो उसकी इमेज ऑलमोस्ट इन्फिनिटी पे बनेगी। ये वो वाला केस है, नीचे वाला इन्फिनिटी वाला। अब अगर तुम और भी बड़ा देखना चाहते हो, ठीक है, इमेज भले ही बहुत बड़ी बनेगी लेकिन बहुत फार भी बनेगी, तो बड़ा इतना ही दिखेगा जितना ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है। अब अगर तुम उसको और बड़ा देखना चाहते हो तो तुम ऑब्जेक्ट को और पास ला सकते हो, तो अब देख रहे हो एंगुलर साइज और बढ़ जाएगा। और पास ले आओगे तो जो इमेज तुम्हारी वहां इन्फिनिटी पे बैठी है इन्फाइनेटली बड़ी, वो भी पास आ जाएगी, राइट? और एक पॉइंट ऐसा आ सकता है कि वो इमेज भी नियर पॉइंट पे आ जाएगी, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ इतना पास आ जाएगा कि इमेज भी नियर पॉइंट पे आ जाएगी। तुम लोग समझ रहे हो कि उस केस में तुम और बड़ा देख सकते हो ऑब्जेक्ट को, तो इमेज भी बड़ी देख सकते हो कंपेयर टू पहले।
That's why the magnification when the image is at near point is bigger than the magnification when the image is at infinity by just a factor of 1, but it is still bigger. So if your near point is 25 centimeters, and if you use a lens of focal length 5 centimeters, then by forming the image at infinity, you get a 5 times zoom. But forming the image at near point, you get a 6 times zoom. Because if you put the object at focal distance, then the image is at infinite far off distance. If you get the object closer, you will increase this angle. Okay, but and the image will also become bigger. In sense of, for that particular ray diagram, the image is getting smaller because it's getting closer, but that line is also shifting like that. Okay, so the image is becoming bigger and bigger and bigger, but at best you can bring the object so close that the image itself has now come to your near point. इससे ज्यादा पास तो तुम ला ही नहीं सकते इवन विद दिस लेंस, बिकॉज अगर तुम इससे भी पास लाओगे तो इमेज भी नियर पॉइंट के अंदर आ जाएगी, और इमेज को ही तुम देख रहे हो, तो नियर पॉइंट से अंदर से आता हुआ लाइट तो तुम वैसे ही नहीं देख सकते हो, तो अगर तुम इमेज को भी नियर पॉइंट के अंदर ले आओगे तो फिर तो देख ही नहीं पाओगे कुछ। तो एट बेस्ट क्योंकि तुम उसको नियर पॉइंट तक ला सकते हो, तो वही बेस्ट पॉसिबल मैग्निफिकेशन तुम ले सकते हो, और वो 1 बड़ा होता है इससे। लेकिन जनरली प्रेफरेबल ये वाला होता है, लाइक फॉर एन इंस्ट्रूमेंट you would much rather have the image form at infinity, even though it means sacrificing the magnification by a factor of let's say 1. मतलब 6 zoom के बजाय तुम 5 zoom से satisfied रहोगे, and usually you are willing to make that compromise because of the fact that when you're looking at an image that is at infinity, the light is very gently diverging, so it doesn't put too much strain on your eye. When the image is brought to your near point, that is the limit of your vision. So then looking at that image for long hours puts a strain on your eye, even though it gives you a +1 magnification, that is usually not that big a deal. अगर d by f 30 है और ये 31 है, तो 30 with comfort is much better than 31 with headache after 3 hours, right? So usually much preferred. ठीक है, ऑलराइट, तो अभी के लिए खत्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम जो है हमारा ये टॉपिक हो जाएगा, आई जस्ट हैव टू टेल यू द माइक्रोस्कोप, द कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड द टेलीस्कोप, व्हिच आर रियली जस्ट द सिंपल माइक्रोस्कोप विद एन एडिशनल लेंस। इधर का स्टोरी सेम रहता है, बस इधर एक एडिशनल लेंस से हम एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जूम और निकाल देते हैं। ठीक है, दोनों में, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में। एंड देन देयर आर फॉर्मूलाज, just like you have for simple microscope, 1 at near point, 1 at infinity, you have for compound and telescope. Okay, and they are not very difficult to remember, and that's really literally the only thing to sort of remember in this chapter would be this column in terms of what problems you would get. बाकी तो सब qualitative information है कि myopia होता है, ये होता है, वो होता है. The only sort of quantitative facts in this chapter are going to be here. ठीक है, all right. चलो फिर, till next time. Thanks. Thank you guys.